निशिकांत दुबे जी हैं। सर, अब तो एग्जाम की बारी है, 13 नवंबर को एग्जाम है। कितनी तैयारी है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? जो विद्यार्थी पाँचों साल मेहनत करता है उसके लिए तो रोज एग्जाम देता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 365 दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वो एक आम दिन की तरह बात है। और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम 2/3 बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। झारखंड में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है। लोकसभा चुनाव में भी आप लोग का अगर देखें तो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है सर। तो क्या आप घूम रहे हैं? आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निशिकांत दुबे जी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार आप कैंपेन भी कर रहे हैं, सभी जगह जा भी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। क्या कुछ सर आप देख रहे हैं कि वोटर कितना बदला है इस बार? क्या मन मूड मिजाज है लोगों का? 5 साल के हेमंत सोरेन के कुशासन से, और खासकर जिस इलाके में हम हैं, आदिवासियों की संख्या घट रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। वो हमारा रोजगार ले रहे हैं, हमारे बहू बेटियों का इज्जत ले रहे हैं, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर उनको प्रत्येक महीने राशन देने तक, उस योजनाओं का वो बंदरबांट कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है इस संथालपना में, और इस मुद्दे के आधार पर आम जनमानस उद्वेलित है और वो केवल दिन का इंतजार कर रहा है। उनको लगता है कि 20 नवंबर जो है वो आज ही आ जाए, जिससे कि हम वोट दे दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर निश्चिंत हो जाएं और मोदी गारंटी में हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। घुसपैठ की बात, झारखंड में जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, खासतौर पर हमने भी देखा, हमने रिपोर्ट भी बनाई है कि पाकुड़, साहेबगंज, इन जिलों में किस तरीके से घुसपैठ हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि ये मुद्दा भी आप ही ने उठाया था संसद में सबसे पहले। अब इस पर बीजेपी अटैकिंग है, लेकिन जो कोर वोट बैंक है, मुस्लिम कोर वोट बैंक है जेएमएम का या महागठबंधन का, आदिवासी उनके कोर वोट बैंक है। तो ये मुद्दा कितना सर आपके लिए सर लाभदायक होगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मुसलमान किसका हक ले रहे हैं? 1951 में इस संथालपना में 45% आदिवासी थे और 48% गैर आदिवासी हिंदू थे। 9% के आसपास मुसलमान थे। आज 28% आदिवासी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। जो गैर आदिवासी है उसकी संख्या 48 थी और 48 ही है, लेकिन मुसलमान की संख्या 9% से 24% हो। आदिवासियों की जो घटती संख्या है, क्या आदिवासी जनमानस इससे चिंतित नहीं? क्या उनके बहु बेटियों के साथ जो बलात्कार मुसलमान कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो चिंतित नहीं? क्या उनके जंगल जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं, क्या उसके लिए चिंतित नहीं है? क्या उनकी लड़कियों के साथ जो वो शादी कर रही है उसके लिए वो जनमानस चिंता नहीं है? और ये आदिवासी जनमानस ये समझ रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। उसका कारण अब ये समझ में आ रहा है आदिवासियों को कि आदिवासी बिना सुअर खाए नहीं रह सकते। सुअर उनका मुख्य भोजन है, वो खाते हैं। और धार्मिक आधार पर मुसलमान सुअर से घृणा करते हैं। खाने का तो सवाल छोड़िए, घृणा करते हैं। सुअर खाने वाले आदमी के साथ यदि मुसलमान शादी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे धार्मिक कारण होंगे ना, जिसके कारण कि एक मतलब कि जो धर्म कहता है कि सुअर खाने वाले पालने वाले के साथ नहीं रहना है, उसके साथ रहना है। तो आदिवासी समाज को ये समझ में आ गया है। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि आदिवासियों ने अपने दामाद को जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो कई एक जगह हैं पाकुड़ में, साहबगंज में, जहाँ की जमाई टोला बन गया है। जमाई टोला ये बन गया है क्योंकि आदिवासी सुअर खाते हैं, उनको सुअर खाना नहीं है। जमाई हैं जिनको कि सुअर नहीं खाना है, तो वो अलग से बना लिए है, ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं। तो जो इनका वोट बैंक था, मुसलमान और आदिवासी का जो वोट बैंक है, इस बार वो वोट बैंक कंप्लीट ध्वस्त हो जाएगा।
आदिवासी अपनी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी घटती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उनके पास एकमात्र चारा नज़र आता है कि जो मेरी आवाज़ उठा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासी हमारे साथ आएगा, और आदिवासी जब हमारे साथ आएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर, ये इतने कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? क्योंकि संथाल और कुल्हान की बात करें, ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर जेएमएम का अपना दबदबा है और दशकों से यहाँ पर दबदबा है, तो फिर आदिवासी इतने जल्दी टर्न आउट होंगे, ये ऐसे इतने कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? ये इसने कब कब कहा आपको कि दबदबा है? हम तो यहाँ 10 सीटें तक जीते हैं ना। हमने तो यहाँ सीटें जीती हैं ना। 2004 में जब सरकार बनी हमारी, 2005 में, तो यहाँ कितनी सीटें थे हमारे पास? मेरे समझ से 10 सीट थी भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि मैं अपनी ही लोकसभा को देखता हूँ तो महागामा भी हमारे पास था, हमारे पास पोड़ैया हाट भी था, हमारे पास गोड्डा भी था, हमारे पास जरमुंडी भी था, हमारे पास देवघर भी था, जेडीयू जीता हुआ था, और हमारे पास मधुपुर भी था। उसी तरह से हमने जो है जामा जीता हुआ था, सुनील सोरेन जीते हुए थे। उसी तरह से हमारे पास जामताड़ा था, विष्णु भैया जीते हुए थे। उसी तरह से हमारे पास साहबगंज था, अनंत ओझा जीते हुए थे। उसी तरह से हमारे पास बिन्नी गुप्ता जीते हुए थे। तो हम तो सीटें यहाँ 18 में से 10 सीटें जीते हुए हैं। पिछली कैसे है 7 सीटें जब रघुवर दास जी की सरकार हमने बनाई 2014 में, उस वक्त भी 7-8 सीटें हमारे पास थी। हमने इन्फिल्ट्रेशन पर एक काफी गंभीर रिपोर्ट बनाई और मैं खुद गया था मुर्शिदाबाद, ढुलियान, इसके अलावा पाकुड़ के कई सारे जो मुस्लिम बहुल गांव हैं, मैंने वहां के डेमोग्राफी को देखा कि वो चेंज हो रहा है। आप लगातार सवाल उठाते आए हैं, किसी भी टर्म में आपने सवाल ये प्रमुखता से उठाया है। अब हेमंता विश्व शर्मा जी उठा रहे हैं या बीजेपी के जो भी कद्दावर लीडर हैं, चाहे वो योगी जी भी हों, वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल अब इस पर जो विपक्ष है, खड़गे जी भी आए थे, राहुल गांधी भी कहते हैं कि सरकार आपकी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपका है, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये सारे इन्फिल्ट्रेशन 2004 से लेकर 2014 के बीच में हुए। वो इन्फिल्ट्रेट होकर यहाँ आ गए, उनको समय मिला, अब उन्होंने शादी करना शुरू किया, अब उन्होंने बच्चे पैदा शुरू किया, उससे जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। उन्होंने आदिवासियों का शोषण किया, आदिवासियों के साथ बलात्कार किया, आदिवासियों के साथ शादी की, उनके ज़मीन को कब्जा किया। ये जितने इन्फिल्ट्रेशन है, इन सबों का जिम्मेवार कांग्रेस है। उसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। और ये सारे इन्फिल्ट्रेशन 2004 से 14 के बीच में, जब से मोदी जी आए, इन्फिल्ट्रेशन पर रोक है। लेकिन जब वो यहाँ आ गए, फेक आधार कार्ड बना लिया, फेक वोटर कार्ड बना लिया, फेक आइडेंटिटी अपना बना लिया, पासपोर्ट बना लिया, पैन नंबर बना लिया, तो उसको निकालने के लिए जो रास्ते होने चाहिए वो रास्ते राज्य सरकार नहीं दे रही है। आज का माहौल ऐसा है कि राज्य सरकार को लिखना है कि उसको एनआरसी चाहिए, उसको लागू करना है। एनआरसी जो है 5 साल से हम लगातार डिमांड कर रहे हैं, एनआरसी के लिए राज्य सरकार लिख नहीं रही है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, और उसके लिए रास्ता भी जो है, क्योंकि एक था कि कट ऑफ डेट क्या होगा। आपको ध्यान हो कि आसाम समझौता जो किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वैलिड कर दिया, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए कांग्रेस ने, आपको ध्यान हो कि 1971 जो है वो कट ऑफ डेट बना दिया है। 71 से मतलब 47 से लेकर 71 तक जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, उनको एन केन प्रकारेण कांग्रेस ने जो है वहाँ की नागरिकता दे दी। मतलब अपने आप में आप समझिए कि 1950 का जो एक्ट है, या जो सिटीजन एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, कि 47 के बाद कोई भी आदमी जो यहाँ आया वो भारत का नागरिक नहीं होगा। पूरे देश भर में वो नियम कानून लागू है, लेकिन आसाम के लिए उन्होंने अलग कर दिया। यही काम वो झारखंड में कर सकते थे, लेकिन मुद्दा उन्होंने दे दिया, रास्ता उन्होंने दे दिया। उन्होंने 1932 के खतियान को स्थानीय नीति माना है, और हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कि उन्होंने 1932 खतियान को बेस माना है। अब हम 1932 के खतियान पर ही कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ का नागरिक नहीं है, इसको ढूंढेंगे। मान लीजिए कि विस्थापित होकर लोग आए, तो तमिलनाडु के लोगों से भी 32 का खतियान मांगेंगे, बिहार के लोगों से भी 32 का खतियान मांगेंगे, बंगाल के लोगों से भी मांगेंगे कि 32 में आपके बाप दादा कहाँ थे। और यदि नहीं मिलेगा तो वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए माने जाएंगे, और उन सबों को लात मार के बाहर कर दें। यूसीसी पर भी जो कांग्रेस है वो कई तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी में मुसलमानों को तो रखा जाएगा झारखंड में, लेकिन आदिवासी नहीं रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी पलट सकती है। नहीं, अभी हमने उत्तराखंड में लागू किया, आदिवासी बाहर हैं, गोवा में आदिवासी बाहर हैं,
जहाँ कहीं भी यूसीसी लागू करेगी राज्य सरकार, क्योंकि आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति थोड़ी अलग है और उनकी सभ्यता संस्कृति को हम बचा के रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, जिससे जल जंगल जमीन जानवर सुरक्षित रहे। इसके लिए यूसीसी जब भी लागू होगा उसमें कभी भी आदिवासी जो है उसका पार्ट नहीं होगा, यूसीसी से बाहर होगा। और यूसीसी जब लागू होगी तो इसका असर मुसलमान अपना देखें, आदिवासी भाई तो हिंदू हैं ही। हमने जेएमएम के नेताओं से भी बात की, कांग्रेस के नेताओं से भी बात की। उनका कहना है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, ये उनका आरोप है। और उसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से भीतरघात है, जिस तरह से बगावत है, वो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। तो सर, इसको लेकर आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? और इसके पीछे आधार भी है कि कई सारे नेताओं की जो बगावत है और उनकी जो नाराजगी है वो निकलकर सामने भी आई थी। कहाँ बगावत है? बगावत झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में है कि बगावत हमारे में है? कौन सी बगावत थी? आप ये बताइए कि पूरे संथाल परगना में एक केवल महेशपुर में मिस्त्री सोरेन को छोड़ दीजिए तो कौन से बागी चुनाव लड़ रहे हैं इन 18 सीटों पे? एक भी बगावती नहीं है, एक भी बड़ा नाम नहीं है। लेकिन उनका नाम हम बता सकते हैं कि चंपई सोरेन जी बगावत करके हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन जी के बेटे उनके पार्टी से बगावत करके हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम जी बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, सीता सोरेन जी हमारे साथ आ गई हैं, सीता सोरेन जी की तीनों बेटियां हमारे साथ कैंपेन कर रही हैं। तो बगावत उनके घर में है, उनके परिवार में है, आंदोलनकारियों में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व में है। कौन से बगावती हमारे हैं? कल्पना सोरेन भी बड़ी तेजी से राजनीति में उठी हैं और वो एकदम अलग उनकी राजनीति दिख रही है। इसे कैसे बीजेपी देख रही है? ये तो इस चुनाव के बाद पता चलेगा ना कि किसकी राजनीति कितनी उठी, किसकी राजनीति कितनी बैठी। कल्पना जी को मेरी शुभकामना है। मैं महिलाओं पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन इस चुनाव के बाद जो है कल्पना जी के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेटर हो। 2-3 सर मेरे सवाल हैं चलते चलते। एक ट्वीट किया है हेमंत सोरेन ने, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया, इसीलिए मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा। उसमें उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है, देखिए ये सर मेरे पास उनका ट्वीट है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजी की तरह से लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अरबों रुपए आप लोगों ने खर्च कर दिए हैं उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए। मैंने तो सामने से ही लड़ाई लड़ी है। मैंने तो दुमका में जाकर कहा कि यदि मैं राजनीति में हूं और मेरी मृत्यु यदि आप लोग नहीं करवा दोगे तो मैं आपको जो है जेल में ठूसूंगा। दुमका में कहा, उनके क्षेत्र में गढ़ में घुसकर एक नहीं 5 बार कहा। हमने कहा कि अमित अग्रवाल के माध्यम से आप संपत्ति लूट रहे हो, झारखंड को बर्बाद कर रहे हो। आज अमित अग्रवाल 2 साल से जेल में बंद है। हमने कहा प्रेम प्रकाश दलाल है। कल भी जो सीबीआई की रेड हुई है उसमें सीटीसी कंपनी के यहाँ जो रेड हुई है उसमें पता चला कि 5 करोड़ रुपया जो है वो सीधा प्रेम प्रकाश के खाते में गया है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2008 से लेकर 2019 तक उन्होंने अपने हलफनामे में 108 संपत्ति का जिक्र नहीं किया। सोरेन साहब कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं डालते हैं। जब वो एमपी बने होंगे तो उनका वेतन जो है 16,000 रुपया होगा, क्योंकि मैं भी पहली बार जब एमपी बना था 16,000 वेतन था। 16,000 वेतन में 108 संपत्ति यदि क्रिएट हो सकती है तो उनको जो है बिल गेट्स और स्टीव जॉब से जो है बड़ा उपाधि देना चाहिए। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा है कि जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन को एक सिंपैथी जो है वो मिली और वो थोड़े मजबूत दिख रहे हैं, उनकी राजनीति अलग दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग दिख रहा है। और ईडी और सीबीआई पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी विरोधियों को साधने के लिए करती है। देखिए, एक बार जब आदमी जेल चला जाता है ना और उसको पता है कि उसको सजा हो जानी है तो इसी तरह का आपको मजबूत दिखाई देगा। मैं किसी के साथ उनका तुलना नहीं करना चाहता। यदि मैं तुलना करूंगा तो लोग कहेंगे कि इसके साथ उसने तुलना कर दिया और एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं चुनाव के समय बहुत नहीं करना चाहता। लेकिन जितने भी देशद्रोही ताकत 93 बॉम्ब ब्लास्ट के लोग सारे जो बाहर बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, वो आपको बहुत साहसी दिखाई देते होंगे, क्योंकि एक जगह बम विस्फोट कर दिया, एक जगह हिंदू मुस्लिम दंगा कर दिया, एक जगह कुछ कर दिया। अरे नियम कानून के दायरे में जो उसको आना नहीं है तो नियम कानून के दायरे में आकर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सजा हो जाएगी। 108 संपत्ति आपने कहाँ से बनाई, इसका जब जवाब सीबीआई पूछेगी उनसे तो उसका क्या जवाब देंगे वो?
रांची में जो जमीन घिरवा लिया, अब पकड़ा गए वो, आपको नहीं होता है कि इसको कहते हैं सीना चोरी। आज ही मैंने ट्वीट किया है कि चोरी करिए और सीना चोरी करिए। उसका उसका मैंने दूसरा कॉन्टेक्स्ट था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं माले के साथ, सीपीआई एमएल के साथ, और आपको पता है कि सभी जगह जो वो मैनिफेस्टो रिलीज किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, उन्होंने सीपीआई-एम का जो है लोगो लगा दिया। सीपीआई-एम अलग चुनाव लड़ रही है, सीपीआई अलग चुनाव लड़ रही है, इनका गठबंधन माले के साथ है, सीपीआई एमएल के साथ, उसका जो है सिंबल नहीं लगाया है, सिंबल सीपीएम का लगा दिया, और जोर जोर से कहते हैं कि लगा दिया क्या हो गया, लगा दिया क्या हो गया, गलती क्या हो गया, आप मेरा नाम यूज कर लिए, निशिकांत दुबे का नाम यूज कर लिया, क्या हो गया। तो इसको कहते हैं सीनाजोरी। तो हेमंत सोरेन जी इसको सही शब्दों में यदि आप कहें कि चोरी करके सीनाजोरी करना चाहते हैं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। और आदिवासी बूथ का यदि आपको देखना हो तो मेरी एक विधानसभा है पोड़ैया हाट, जो सटी हुई है हेमंत सोरेन जी से, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो विधायक हैं, आधे वो गोड्डा से विधायक हैं, आधे वो साहबगंज से विधायक हैं, गोड्डा जिला में उनका विधानसभा पड़ता है, उससे सटी हुई मेरा क्षेत्र है पोड़ैया हाट। पोड़ैया हाट में उनके सटे हुए क्षेत्र में जितने आदिवासी बूथ, अब तो बूथ वाइज काउंटिंग होती है, सभी आदिवासियों ने मुझे वोट किया और मैं उस विधानसभा को 8000 वोट से जीता। तो जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे आदिवासी समाज नाराज है, और नाराजगी की पराकाष्ठा ये है जो आपको 23 तारीख को दिखाई देगी। मंडल मुर्मू, ये भी आरोप है उन लोगों का कि देखिए कि अब बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो साम दाम दंड भेंट सब अपना रही है। मंडल मुर्मू जो उनके प्रस्तावक थे और उनको आप लोग खासतौर पर आप ही लेकर सर आए बीजेपी में, अब उनके ऊपर भी कई तरह की बातें हो रही हैं, धमकी तक दी जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मंडल मुर्मू जी सिद्धो कान्हो के वंशज हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति के पहले 1855 की क्रांति, हुल क्रांति की। ये जो संथालपना नाम है, ये उन्हीं के आंदोलन का प्रतिफल है, क्योंकि ये पहले बीरभूम जिला का पार्ट था। अब मंडल मुर्मू को हम चुनाव लड़ाना चाहते थे बरहेट से, मतलब इसीलिए मैं कहता हूं ना कि राजा भोज और गंगू तेली की तुलना नहीं कर सकते। जिस परिवार का जो डीएनए है वो वही डीएनए रहता है। बड़े परिवार का लड़का है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं हेमंत सोरेन जी का प्रस्तावक हूं, ये मॉरली कहीं इससे मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूं। चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, नॉमिनेशन इसका ठीक हो जाएगा, इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार ने आदिवासी महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, उनको नौकर बनाकर रख रहे थे अंग्रेज। मेरे परिवार ने, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानों ने अपना बलिदान दे दिया कि आदिवासियों के साथ ये अन्याय अंग्रेज नहीं कर सकता है। आज उसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है, उसका शादी कर रहा है, उसका जल जंगल जमीन जो है खींच रहा है। इवन भोगनाडी जो मेरा गांव है, जहां केवल आदिवासी थे, आज वहां मुसलमान जो है ज़्यादा बड़ा संख्या है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। हम जो है अपने पूर्वज की तरह ही, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, वैसे हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आंदोलन करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की उन्हें सदस्यता ली। यदि मंडल मुर्मू में कुछ है, प्रस्तावक को यदि हम लेके आ गए, तो 6 दिन तो हो गया उनको पार्टी ज्वाइन किए हुए। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का के कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है उसके खिलाफ। उल्टा क्या हुआ है कि उसको मारने की धमकी दी गई। 50 लाख रुपया जो है कहा गया कि जो इसका गर्दन काट कर लाएगा। आप समझो कि शहीद के परिवार को, और एक जानकारी आपको और दे दूं कि उसी शहीद परिवार में सिद्धो कान्हो के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हो चुकी है, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया है। आज तक उस अपराधी को इस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं पकड़ा है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2 साल पहले की घटना है। उसी तरह से मंडल मुर्मू को धमकी दी गई। मंडल मुर्मू को जिन लोगों ने धमकी दिया वो दुमका से पकड़ाया है। दुमका पुलिस में और झारखंड सरकार में यदि हिम्मत है वो बताए कि वो किस पार्टी का समर्थक है। पीठ पीछे वार शिबू सोरेन जी का परिवार करता है। यदि नहीं वार करता तो जिस राष्ट्रीय जनता दल ने इस झारखंड बनाने का विरोध किया, कहा कि मेरे लाश पर जो है झारखंड बनेगा, उस राष्ट्रीय जनता दल के साथ पिछले 5 साल से ये हेमंत सोरेन सरकार चला रहा है। गुरुजी के खाते में कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपया जमा है। यदि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अभी जो आदेश हुआ है 6 महीने पहले,
चाहती तो वो गुरुजी के ऊपर एफआईआर कर सकती थी, क्योंकि कह दिया गया कि करप्शन पे कोई इम्यूनिटी नहीं है, सांसद हैं, यदि आपने पैसे लिए हैं तो आप जेल जाएंगे। उनका तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने गुरुजी का सम्मान किया कि ठीक है, बूढ़े हैं, अब जो हो गया सो हो। गुरुजी का सम्मान आप लोग करते हैं। सर, चलते चलते दो मेरे प्रमुख सवाल हैं। आप लोगों ने सवाल उठाया क्योंकि स्टार कैंपेनर हैं हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव खूब आ रहे हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, खड़गे जी भी आए थे, बहुत बरसे आप लोगों पे। राहुल गांधी को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे और राहुल गांधी ये कह रहे थे कि झारखंड और देश में जो एक तबका है वो सुरक्षित नहीं है। अब आप लोग ने इतना सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के आगमन को कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों ने जगह है इसलिए वो जग के आ रहे हैं, या फिर कुछ असर होगा उनका? उनका असर ये होगा कि जो बचा खुचा मेरा भागा हुआ वोट है, या जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो सब बीजेपी की तरफ आ जाएगा। राहुल जी तो हमारे सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है। हम तो हमेशा मनाते रहते हैं कि राहुल जी यहाँ आएँ, अपना वो मुंह खोलें, अपनी विद्वता का परिचय दें। जैसे वो विद्वता का परिचय देंगे, वो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, इसी नारे पे बहुत प्रमुख नारा रहा जो हरियाणा में आपकी सरकार, तमाम जो विरोध थे और तमाम जो स्पेकुलेशन थे उसके बावजूद आपकी सरकार वहां पर आ गई। अब विपक्ष कह रहा है कि वो हरियाणा में वो चल गया, वो झारखंड में नहीं चलेगा। सर, वो चीजें यहाँ कितनी चलेंगी? नहीं, हम तो उस पर विश्वास ही नहीं करते ना। माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं कहता हूँ एक बनेंगे, नेक बनेंगे, झामुमू के ताबूत बनेंगे, ताबूत में कील ठोक देंगे। कील ठोक देंगे। सर, अंतिम सवाल मेरा, उधर अगर देखें तो अगर रिपीट करते हैं तो फिर से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी अगर वापसी करती है सर, तो चेहरा कौन होगा? वो तो पार्टी आला कमान तय करेगा ना, वो तो मैं भी नहीं बोल सकता। यहाँ चुनाव लड़ने वाले कोई बड़े लोग नहीं बोल सकते। केवल मैं इतना कह सकता हूँ जो भाजपा ने कहा है, माननीय अमित शाह जी ने संकल्प पत्र घोषित करते हुए जो कहा है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं और पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद निशिकांत दुबे जी थे, जिन्होंने झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और कहा है कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर इनका एजेंडा क्या होगा और विकास का फिर क्राइटेरिया क्या होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, देवघर।